इब्ने मरियम हुआ करे कोई। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। शर्राओ आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। बात पर वहाँ जुबां कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद। किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड अगर सीधे लफ्ज़ों में कहें तो मीनिंगलेसनेस की बात करता है, अनक्लियर प्लॉट की बात करता है, और उसके अलावा एब्सर्ड लैंग्वेज की बात करता है। सो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट emphasizes द absurdity ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानी एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटी को बयान करते हुए बाय अप्लाइंग disjointed repetition एंड मीनिंगलेस डायलॉग, कि रिपीटिशियस बार बार दोहराते हुए, डिसजॉइंटेड मुड़े हुए, कोई रब्त के बगैर, और बेमानी डायलॉग, पर्पसलेस बिना किसी मकसद के, कंफ्यूजिंग सिचुएशंस एंड प्लॉट्स दैट लैक रियलिस्टिक और लॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कोई किसी तरह की हकीकी और मंतकी डेवलपमेंट नहीं होती। ये टर्म एब्सर्ड, जो ओरिजिनली एल्बर्ट कैम्यूस ने क्वाइन की थी, इसके बारे में बयान करते हैं कि इंसानी कंडीशन मीनिंगलेस और एब्सर्ड है। उसके अंदर कोई मानी नहीं है और बिल्कुल ही भद्दी है। द की एलिमेंट्स ऑफ एन एब्सर्डेड प्लॉट प्ले इज दैट मेन कैरेक्टर्स आर आउट ऑफ सिंक्रोनिक एंड विद द वर्ल्ड अराउंड इट, कि उनका कोई रब्त नहीं है, कोई हम आहंगी नहीं है दुनिया में उसके इर्द गिर्द। अगर आप इस तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करें तो प्लॉट है जो रियल स्टोरी है, जिसके अंदर कोई स्टोरी है ही नहीं है। उसके जो आप देखेंगे टाइम ना वक्त है, ना कोई ख़ास जगह पर वो है, ना करेक्टर जो है ना काबिल ज़िक्र हैं, ना ही किसी तरह का उसके अंदर जो फीचर हैं उनके अंदर कोई सेंस है ना, और किसी तरह की ना डायलॉग हैं, ना ही प्रॉपर लैंग्वेज है, और ना ही कोई किसी तरह के कनेक्शन है। तो ये सारे एलिमेंट जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये इस थिएटर की क्वालिटीज़ हैं, और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहलाता है। अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो ये पॉइंट हम आज की इस डिस्कशन में शामिल करेंगे, जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट देखनी है, सेगमेंट फ्राइड का रोल देखना है, करेक्टर्स को देखना है, उसके बाद सरियलिस्ट को देखना है, और फिर एग्जिस्टेंशलिस्ट को देखना है कि कैसे ये सारे लिंक करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के साथ अपने आप को। ये अगर देखा जाए तो एलिजबेथन ट्रेजिक कॉमेडीज के साथ इसका कनेक्शन बनता है, जो शेक्सपियर ने लिखी थी। उन कॉमेडीज में मैकबेथ और हैमलेट जो थी वो अपने ट्रेजिडीज के अंदर, वो जो ट्रेजिडीज थी, ऐसे एलिमेंट्स लेकर आते थे, ऐसे सेगमेंट्स लेकर आते थे जो पर्सपेक्टिव को क्या करते थे, शिफ्ट करते थे ब्रीफ मोमेंट के लिए। जैसा कि हैमलेट्स विट एंड पॉटर सीन इन मैकबेथ कहता है कि मोमेंट्स ऑफ कॉमेडी टू एलिवेट द ड्रामा इंटेंसिटी। तो ये ड्रामा की इंटेंसिटी को एलिवेट करने के लिए, उसको उठाने के लिए इस तरह के सीन उसमें क्रिएट किए जाते थे जो कॉमिक एलिमेंट हों, जिसको हम किच किच बैंग बैंग भी कहेंगे अगर पोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज में जाएं, और कैरिकेचर का नाम भी देंगे अगर हम इसको बॉडरिलैर्ड्स की सेमुलाक्रा एंड सेमुलेशन वाली टर्मिनोलॉजीज में जाके देखें।
तो वहाँ पे आप उसको मिमेसिस का नाम भी देंगे, मिमिक्री का नाम भी देंगे। तो जब हम पोस्ट मॉडर्न को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये एलिमेंट डिस्कस कर लेंगे। आज अभी वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस जो था वो इसमें बहुत बड़ा था, वो किसका था, वर्ल्ड वॉर 2 का था। क्योंकि उस टाइम पे हेरल्ड पिंटर जो एक बच्चा था, जो बाद में बहुत बड़ा राइटर बना इसी मूवमेंट का, जिसने केयरटेकर लिखा, और बहुत से इंग्लिश मैन एंड वुमेन जो डिसअल्यूजन थे, जैसे कि जीबी शाह हो गया जिस तरीके से, और आप अगर आप देखें हेमिंगवे था, जिस तरीके से जीन पॉल सार्त्रे था, बहुत से राइटर थे जो यूरोपियन राइटर थे, जिन्होंने अपने आप को इस तरह की जंगी जुनून से अपने आप को शिफ्ट रखा, दूर रखा। तो इफ़ वी लुक एट द करेक्टरिस्टिक्स, these are the following characteristics. First one is life is meaningless, hence miserable. कोई मतलब नहीं है तो इसी वजह से वो कस्मपोसी की हालत में है। देयर इज नो होप, उम्मीद ही नहीं है। हमारी सारी एफर्ट्स फ्रूटलेस हैं क्योंकि एंड पे तो हमने मर जाना है। रियलिटी अनबियरेबल है, अनलेस क्या कहता है कि हमें जो रिलीव आके कहीं मिलता है तो वो कहाँ पे, ख्वाबों में मिलता है, इल्यूजन में मिलता है, इश्तिहारों में मिलता है, और किसी और ही दुनिया में मिलता है। हमारी इस दुनिया में हमें किसी किस्म का अमन, चैन, सुकून नहीं मिल पाता। मैन इज़ फैसिनेटेड बाय द डेथ, के मौत ही उसको एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ दिखती है जो उसके ख्वाबों और इल्यूजन्स का, उसके धोखों को रिप्लेस कर सकती है। देयर इज़ नो एक्शन इन प्लॉट, प्लॉट में कोई एक्शन नहीं है। वेरी लिटिल हैपन्स, बहुत कम कुछ होता है। बिकॉज नथिंग इज मीनिंगफुल, कहता है कि जो है ना, कैन हैपन, कोई मीनिंगफुल चीज़, काबिल मतलब काबिल जिक्र चीज़ हो ही नहीं सकती। द फाइनल सिचुएशन इज एब्सर्ड और कॉमिक, आखिर में फिर एब्सर्डिटी बचती है या कॉमेडी बचती है। हमें लगता है कि ये सारी स्ट्रगल जो थी, ये सारी एफर्ट, सारी हिम्मत, ये सालों की कोशिश, ये सब बेकार थी, और उसके ऊपर एक हंसी, तमस्खुर और मुस्कुराहट ही नजर आती है। एब्सर्ड ड्रामा कहता है कि कोई मकसद के बगैर ये लिखा जाता है। स्पेसिफिक कहता है कि कोई ख़ास चीज़ नहीं होती यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जिस तरीके से जो है ना, वो कोई एक ख़ास इमेज नहीं देती, इसी तरीके से ये भी एक अनक्लियर प्लॉट और अनक्लियर स्ट्रक्चर के साथ ड्रामा सारे का सारा चलता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी वैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज जो है, उसके करेक्टर्स जो थे वो क्लीशे यूज़ करते हैं, वो मीनिंगलेसनेस फ्रेजेस यूज़ करते हैं, और रिपीटेटिव डायलॉग यूज़ करते हैं, बार बार रिपीटेटिव डायलॉग करते हैं, सोशल टैबूज यूज़ करते हैं, हाईलाइटिंग इनएडिक्वेसी ऑफ लैंग्वेज, कि वो ज़बान के अंदर वो लफ्ज़ ही नहीं हैं जो बयान कर सकें इस प्रोफाउंड ट्रुथ को और इमोशंस को। सो यहाँ पे ज़बान की इनएबिलिटी भी देखी जाती है। फिर सेंस ऑफ एलिनिएशन जो 10वां पॉइंट है, एंड आइसोलेशन देखा जाता है। करेक्टर्स की जितनी भी वो स्ट्रगल है वो आइसोलेशन में होती है। इंडिविजुअल्स दूसरों के साथ स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं मगर वो कनेक्ट नहीं हो पाते। और 11वां पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर। यहाँ पर कन्वेंशंस, एब्सर्ड दिस्ट जो वो प्ले की जाती हैं, उसमें ड्रामा की कन्वेंशन को रिजेक्ट किया जाता है। जैसा कि टाइम, प्लेस, एक्शन, इनकी यूनिटी थी, उन सारी यूनिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया इस किस्म के ड्रामा में। ना ही कोई प्रॉपर सेटिंग थी, ना ही कोई प्रॉपर टाइम था, और ना ही कोई प्रॉपर सिचुएशन थी। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये इसका एक सही मंजर पेश कर रही है, जो एक टूटे फूटे, वीरान और बयाबान मंजर के अंदर ये ड्रामा लिखा गया, पोर्ट्रे किया गया, और वहाँ पे लोगों को समझाया गया। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो सेगमेंट फ्राइड का एक बहुत बड़ा रोल है। इस सेगमेंट फ्राइड ने जो अपनी मूवमेंट जो थी 1920s और 30s के अंदर, जो इसकी मूवमेंट जो थी एवेंट गार्ड मूवमेंट के ऊपर बिल्ड थी। लेकिन सेगमेंट फ्राइड जो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोर्ट्रे किया, और उससे इन्फ्लुएंस लिटरेचर में एक साइको एनालिटिकल मूवमेंट शुरू हुई, या साइको एनालिसिस की थीरी शुरू हुई। उसकी जो किताब है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो इस बुक के अंदर अगर आप देखें तो वो इडिपस कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल देते हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स एक साइको एनालिटिकल थीरी है, जो डिज़ायर वहाँ पर शो होती है, ये सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट शो होती है पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट जेंडर की तरफ। जैसा कि बच्चा अपनी माँ की तरफ राग़िब होता है और बेटी अपने वालिद की तरफ राग़िब होती है, तो इस स्टेजेस के अंदर
वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर देखता है कि किस तरीके से एक इंसान डेवलपमेंट हो करता है साइकोलॉजिकली अपोजिट जेंडर के जेरे साया। सो इन्फ्लुएंस हुआ साइगमंड फ्राइड का और दूसरे लोगों का। फिर यहाँ पर साइगमंड फ्राइड ने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इड, ईगो, सुपर ईगो वो थ्योरी दी, जिसमें इड वाइल्ड नेचर जो थी, जो दबी हुई थी, जिसको जब भी दबाने वाला सुपर ईगो है, और वो एक कन्फ्लिक्ट होता है, जो कन्फ्लिक्ट जाके निकलता है ड्रीम्स की सूरत में। सो ये ड्रीम्स जो हैं वो ख्वाब हमारे वो चीज़ें हमें दिखाते हैं जो हमारी दबी हुई ख्वाहिशात हैं। तो इसी से रिलेटेड जो थीरी या मूवमेंट चली उसको हम सरियलिज्म कहते हैं। इसने अपसर्ड ऑफ थिएटर के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सो इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो राइटर्स थे उन्होंने चैनल किया किस चीज़ को, अनकॉन्शियस जो थे, एज मीन्स टू अनलॉक द पावर ऑफ इमेजिनेशन के डिसडेनिंग रैशनलिज्म एंड लिटरेरी रियलिज्म। इन्होंने जाके देखा कि सरियलिज्म कॉन्शियस माइंड कहता है कि रिप्रेस पावर जो हमारी इमेजिनेशन की होती हैं, जो टैबूस की वजह से, जो और सोशल प्रेशर की वजह से, वो हम क्या करते हैं, अपनी दबी हुई ख्वाहिशात अपने अंदर दबा लेते हैं, और वो फिर ख्वाहिशात कभी ख्वाबों में आती हैं, कभी अनकॉन्शियस डिज़ायर में आती हैं। सो ये डिज़ायर और अनकॉन्शियस आपको सारे का सारा सरियलिस्ट लिटरेचर के अंदर नज़र आएगा। फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली भी, वो भी इससे रिलेट करती है, क्योंकि वो आइसोलेशन की बात करते हैं। इंडिविजुअल जो है ना वो देखते हैं कि किस तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं एक दूसरे से रिगार्ड में, और फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, फ्रीडम की कोशिश है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा वहाँ पे ह्यूमन एक्शंस है। फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड commonly associated with existentialism, and existentialism was an influential philosophy in Paris during the rise of the theater of absurd। so यहाँ पर बहुत से राइटर, जो एल्बर्ट कैम्यूस थे, उसके अलावा केरकेगार्ड थे, उसके अलावा जीन पॉल सार्त्रे थे, तो इन बहुत से राइटर्स ने टू डू इज टू बी इज टू डू, और इसी तरीके से एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस के नज़रियात, जिसमें इंसान को खुद जिम्मेदार ठहराया गया। सो यहाँ पर एब्सर्डिज्म लाइक कहता है कि मेथोडिकल डाउट है, वो हैज़ वाइब्ड, कहता है कि जैसे स्टेट क्लीन, उसने हर चीज़ को सफाई कर दी है, लेकिन एक इसने न्यू फील्ड भी लेकर आई है, इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसेस ऑफ कहता है कि रीजनिंग की, और देन फिर परसू द सेम कोर्स। यहाँ पर वो कहता है कि आई बिलीव, कहता है कि नथिंग एंड एवरीथिंग इज एब्सर्ड, हर चीज़ दुनिया में जो मौजूद है एब्सर्ड है। आई कैन नॉट डाउट द वैलिडिटी ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि इसकी मैं वैलिडिटी को डाउट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये बात भी कहना है कि अपने आप को समझना है कि एक नई विंडो है, एक नई चीज़ है। तो एल्बर्ट कैब्यूल रेबल में ये कोटेशन देते हैं। सो ये एक ऐसी थीरी है जो कहती है कि मैं इस शेर के साथ इसको रिलेट करूँगा, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। सो ये थीरी ऑफ एब्सर्डिज्म है, जो ट्रेडिशनल लिटरेचर को चैलेंज करती है, जिसमें शेक्सपियरियन लिटरेचर था या जिसमें ग्रीक लिटरेचर था, और उन लिटरेचर को चैलेंज करके इसने नए रास्ते, नई जहतें और नए तरीके अपनाए, और उन तरीक़ों के ऊपर इसने सारी की सारी रवायती चीज़ों को चैलेंज किया, और एक नया किस्म का डायलॉग शुरू किया, जो मॉडर्निज्म से रिलेट करके बाकी रिलेटेड थीरीज़ हैं, जो इसमें एब्सर्डिज्म है, सरियलिज्म है, डेडाइज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, या एग्जिस्टेंशलिज्म है। सो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन रीच मी आउट थ्रू द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टे हैप्पी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और दूसरों